YouTube ने अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसी में एक बड़ा अपडेट किया है और ये अपडेट 15 जुलाई से जो है अप्लाई हो जाएगा। अब इसको लेकर बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है। ये कहा जा रहा है कि 4000 घंटे और जो 1000 सब्सक्राइबर का जो एक थ्रेशहोल्ड है उसको हटाया जा रहा है या उसको बढ़ाया जा रहा है, उसमें चेंज किया जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जो डीमोनेटाइज हो जाएंगे। बट फिलहाल इस पर्टिकुलर अपडेट में YouTube ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि वो चैनल जो है डीमोनेटाइज हो जाएंगे और कुछ भी स्पेसिफिक नहीं बताया है। जैसे कि जो भी इस अपडेट के अंदर बातें कही गई हैं, भले ही वो AI कंटेंट को लेके हो या फिर मास प्रोडक्शन ऑफ द कंटेंट हो, तो उन चीज़ों को लेकर भी कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया है कि ये पर्टिकुलर कैटेगरी और ये पर्टिकुलर AI और ये पर्टिकुलर वॉइस ओवर टाइप या फिर ये इमेजेस या फिर कोई वीडियो या फिर कुछ पर्टिकुलर टाइप के चैनल वो जो है वो डीमोनेटाइज हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं कहा गया है। और ये जो एक मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही थी, इसको काउंटर के लिए भी एक अलग से वीडियो भी YouTube की तरफ से जो है वो अपलोड किया गया था, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको उस अपडेट के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर YouTube पार्टनर प्रोग्राम में ये अपडेट आपको मिल रही है। ये वाली जो अपडेट है नीचे वाली, ये क्रिएटर्स के लिए है और ये जो ऊपर वाली अपडेट है ये बेसिकली क्रिएटर्स के लिए भी है और यूजर्स के लिए भी है। तो ये वाली जो अपडेट है ये मोनेटाइजेशन से जुड़ी हुई है और ये ऐड की एक सेंसिटिव कैटेगरी से जुड़ी है। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मैं किस पर्टिकुलर कैटेगरी की ऐड को अपने चैनल पे नहीं दिखाना चाहता, तो वो मुझे यहाँ से कंट्रोल उसका यहाँ मिलता है। पहले हम मोनेटाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके बारे में काफ़ी लोग इंटरेस्टेड होंगे, राइट। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर बात करते हैं, इन ऑर्डर टू मोनेटाइज एज पार्ट ऑफ यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, यूट्यूब हैज़ ऑलवेज required creators to upload original and authentic content। अब इस चीज को जो है ना काफी जो है एक तरह से अब वो किया जा रहा है कि ओरिजिनल और ऑथेंटिक कंटेंट ही चलेगा, कुछ भी अनओरिजिनल नहीं चलेगा। अब मान लीजिए आप कुछ वीडियो बना रहे हैं, उस वीडियो के अंदर आपको AI से रिलेटेड कोई वीडियो या कोई क्लिप ऐड करनी पड़ती है, तो वो क्या ओरिजिनल नहीं है? वो भी ओरिजिनल ही है। ओरिजिनल का मतलब यहाँ पर है कि आप उठा के एज इट इज कुछ यूज ना करें और कंप्लीटली AI से कुछ ना बना दें, ठीक है। ओरिजिनल का मतलब है आपका उसमें इनपुट होना चाहिए और ऑथेंटिक कंटेंट होना चाहिए। ऑथेंटिक का मतलब यहाँ पर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ऑथेंटिक का मतलब है कि वो सच में उसके अंदर एक रियल कुछ होना चाहिए, ऐसा झूठ या फिर ऐसा स्पैम आपको नहीं फैलाना है। तो 15 से ये अप्लाई होगा। यूट्यूब इज अपडेटिंग our guidelines to better identify mass produce and repetitive content। तो बेसिकली ये कहा जा रहा है कि YouTube जो है अपनी गाइडलाइंस को बेटर कर रहा है मास प्रोड्यूस कंटेंट। एक तो जो मास लेवल पे जैसे एक ही तरह के 100 वीडियोस डाल दिए, 200 वीडियो डाल दिए, एक ही तरह का टाइटल थंबनेल सब कुछ एक ही तरह का डाल दिया, तो वो एक तरह से मास प्रोड्यूस में ही आ जाएगा। और रिपीट जो हो रहा है कंटेंट, बार बार आप वही कंटेंट लेके डाल दे रहे हैं, उसमें नया कुछ भी नहीं आ रहा है। जैसे अभी कुछ मान लीजिए मैंने 10 दिन पहले किसी चीज के बारे में बात की, किसी टॉपिक के बारे में, हिस्ट्री के टॉपिक के बारे में बात की, और फिर मैं उसको एज इट इज वही वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ। या फिर मैंने कुछ साल पहले कुछ कंटेंट अपलोड किया था, फिर मैं उसको री अपलोड कर दे रहा हूँ। तो ये जो है ना, ये नहीं बेसिकली होगा। दिस अपडेट बेटर रिफ्लेक्ट्स व्हाट इन ऑथेंटिक कंटेंट लुक्स लाइक टुडे। तो ये अपडेट जो है बेसिकली इन ऑथेंटिक कंटेंट को करने के लिए दी गई है। तो जो मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही थी उसको दूर करने के लिए यूट्यूब ने यहाँ पर एक अलग से वीडियो भी निकाला है। अब इस वीडियो में ये कहा जा रहा है, देखिए मैं आपको ये सुनाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये कहा जा रहा है कि दिस इज अ माइनर अपडेट। ये एक माइनर अपडेट है और ये यूट्यूब की लॉन्ग स्टैंडिंग यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम पॉलिसीज पहले से हैं टू हेल्प बेटर आइडेंटिफाई व्हाट कंटेंट इज मास प्रोड्यूस और रिपीटेटिव। तो हालांकि ये पहले से है, बट अब यूट्यूब इसको और बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएगा, समझ पाएगा, ठीक है। तो अभी इसमें ये नहीं कहा गया है कि इसमें उनको डायरेक्टली हटा दिया जाएगा या ऐसा कुछ कर दिया जाएगा, बट हाँ, इसका मतलब बेसिकली यही है कि जो कंटेंट ऐसा कर रहे हैं वो मोनेटाइजेशन का पार्ट नहीं रहेंगे, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ कंटेंट हैज ऑलरेडी बीन इनएलिजिबल। तो ये कहा जा रहा है कि ये पहले से ही इनएलिजिबल है ये कंटेंट, तो फॉर मोनेटाइजेशन फॉर ईयर्स, सालों से है। एंड इज कंटेंट व्यूअर ऑफन कंसिडर्ड स्पैम, और इसको एक तरह से स्पैम माना जाता है, ठीक है। तो जैसा कि
कुछ लोग कह रहे हैं कि एआई वॉइस ओवर्स को लेके, या फिर हालांकि एआई वॉइस ओवर अगर पहले की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा जो वो कंप्यूटराइज लगते थे, वो मतलब ओरिजिनलिटी उसमें बिल्कुल भी नहीं होती थी। बट अगर आज हम एआई वॉइसेस की बात करें तो बहुत ओरिजिनल है। तो ये नहीं कहा गया है कि एआई वॉइसेस को बिल्कुल ही यहाँ पर सिरे से खत्म किया जा रहा है, और एआई वीडियोस और इमेजेस के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यूट्यूब खुद ही कहता है कि आप अगर कुछ एआई का यूज कर रहे हैं, यूज ऑफ अल्टर्ड और सिंथेटिक कंटेंट, और तो आपको उसको डिस्क्लोज करना है। ठीक है, मस्ट डिस्क्लोज दैट कि मेक अ रियल पर्सन अपीयर टू से और डू समथिंग दे डिडंट। अब मान लीजिए आप कोई वीडियो बना रहे हैं जिसमें आपने कुछ कहा कि मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप को आपने कुछ ऐसा बना दिया कि वो एआई की हेल्प से आपने बना दिया कि वो कुछ बोल रहे हैं, बट एक्चुअल में वो नहीं बोल रहे हैं, तो फिर आपको ये चेक लगाना होगा, वहां बताना होगा आपको अल्टर फुटेज ऑफ रियल इवेंट और प्लेस। रियल इवेंट या फुटेज हो उसको चेंज किया जा रहा है। जनरेट रियलिस्टिक लुकिंग सीन दैट डिडंट अपीयर एक्चुअली अकर, तो जो एक्चुअल में नहीं हुआ है। दिस कुड इंक्लूड कंटेंट दैट इज फुल्ली और पार्शियली अल्टर्ड और क्रिएटेड यूजिंग ऑडियो, वीडियो और इमेज क्रिएशन और एडिटिंग टूल्स। अब मान लीजिए किसी में आपने कुछ ऐसा यूज किया जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप को आपने कुछ एआई की हेल्प से कुछ ऐसा दे दिया कि वो कुछ बोल रहे हैं, तो वो तो आप एआई की हेल्प से ही कर रहे हैं ना, वॉइस तो एआई की हेल्प से ही जनरेट हो रहा है। तो कहने का मतलब है वहां पर एआई वॉइस जो है चलने वाली है, बट ऐसा कि कंप्लीट ही आप एआई से ही प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसको फिर आप मोनेटाइज करवाने का सोच रहे हैं, तो वो नहीं होगा। बेसिकली जो मेन इसका जो मोटिव है ना, वो मास प्रोडक्शन है, मतलब बड़े लेवल पे एक तरह से आप कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो अपडेट है वो है एड सेंसिटिव कैटेगरीज को लेकर। एड सेंसिटिव कैटेगरी का मतलब क्या है, अब इसमें ना एक पर्टिकुलर कैटेगरी को जो है हटाया जा रहा है। वो कैटेगरी है आपका जिसके अंदर बेयर स्किन, ठीक है, तो वो सेंसिटिव कैटेगरी थी, उसको हटाया जा रहा है। उसकी जगह पे अब आप ये वाला जो रेफरेंसेस ऑफ सेक्स टू फॉर फाइनल कंट्रोल, इसको यूज कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपको कंट्रोल मिलेगा कहाँ। तो आप जब अपने यूट्यूब के अंदर जाएंगे, यूट्यूब स्टूडियो के अंदर, तो आपको अर्न में चले जाना है और वॉच पेज एड्स पे चले जाना है। वॉच पेज एड्स पे जाने के बाद आप यहाँ पर ऐड कैटेगरीज का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर ब्लॉक कैटेगरीज का ऑप्शन भी रहता है। तो यहाँ पर मैनेज पे जाएंगे तो कुछ कैटेगरीज को आप अपने चैनल पर ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है, ये यूआरएल्स के हिसाब से भी कर सकते हैं और सेंसिटिव कैटेगरीज पे भी। तो ये वाली जो कैटेगरी है ये 15 जुलाई के बाद डिसअपियर हो जाएगी अगर आपने इसको यूज किया हुआ है। इसकी जगह पे आप जो है ये यूट्यूब कह रहा है इस कैटेगरी को आप यूज कर सकते हैं। तो कुछ कैटेगरीज इसमें अभी हमने ऑन नहीं किया था, पर ये बाय डिफॉल्ट ब्लॉक थी, तो ये आपके भी चैनल्स में ये ब्लॉक ही मिलेंगी। और इसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी को ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप ब्लॉक कर सकते हैं, और पर्टिकुलरली ये वाली जो कैटेगरी है यहाँ पर अवेलेबल नहीं रहने वाली है। तो ये दो मेजर अपडेट्स हैं यहाँ पर। और YouTube ने यहाँ पर ये भी कहा है कि ऐसा नहीं है कि जो चैनल्स हैं वो बंद होने वाले हैं, जैसे कि रिएक्शन चैनल या फिर दूसरे टाइप के चैनल, ऐसा कुछ नहीं अभी फिलहाल होने वाला है। और बट ये है कि इतनी क्लैरिटी नहीं रहती है किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर, भले ही हम YouTube मोनेटाइजेशन की बात करें या फिर हम किसी भी चीज़ की बात करें, आपको कभी नहीं पता चलेगा कि कभी आप कहाँ पर छोटी मोटी गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी जो है अपने पास एक तरह से ये थोड़ा सा रखती है कि वो आपको कभी भी कुछ भी कोई छोटी मोटी गलती के लिए भी कह सकती है और फिर आप कंप्लेन करते रहें और अपील करते रहें, ये होता रहता है। बट अगर आप बिल्कुल कंप्लीटली ऐसा फेस कैम वीडियोस बना रहे हैं और उसमें कहीं भी कोई क्लिप्स या उसका नहीं यूज कर रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, अगर आप वॉइस ओवर का यूज करके विदाउट फेस कैम वीडियोस बना रहे हैं, फेसलेस चैनल्स बना रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एआई का यूज आप कर रहे हैं वीडियोस क्लिप्स के में कुछ हद तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। एआई वॉइसेस का बीच में आपने कहीं कहीं पे यूज कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप जैसे मान लीजिए, उसमें प्रॉब्लम ऐसा आता है कि जैसे मान लीजिए आप एक स्टोरी टाइप चैनल बना रहे हैं और उसमें कंप्लीटली एआई वॉइस ही चलता है, उसमें फिर कुछ वैरायटी हो नहीं सकती है, ठीक है। और कुछ लोगों को मैंने सुना, उनका कहना ये था कि जैसे एक बंदा एक एआई वॉइस यूज कर रहा है, दूसरा बंदा एक दूसरी सेम एआई वॉइस यूज कर रहा है, तो वहां पर फिर वो
काइंड ऑफ उन कॉपीराइट किसके पास रहेगा वो कंफर्मेशन नहीं रहता। तो फिलहाल इसके बारे में आई एम नॉट श्योर कि एआई वॉइस को कम्प्लीटली जो है मोनेटाइजेशन नहीं किया जा सकता। हाँ, यूट्यूब ने पहले जरूर कहा था कि वो स्लाइड शोज अगर कुछ आप लगा रहे हैं, सिर्फ टेक्स्ट स्क्रोलिंग कर रहे हैं, तो उनको तो मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। तो ये थी यूट्यूब के बारे में अपडेट। अभी बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के बारे में। नेक्स्ट न्यूज एक्स से जुड़ी है। एक्स एआई यानी एलन मस्क की कंपनी ने लॉन्च कर दिया है दुनिया का सबसे पावरफुल एआई मॉडल ग्रॉक 4। ये कंपनी का क्लेम है, मैं बस आपको बता रहा हूं कि ये सबसे पावरफुल है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये कंपनी कह रही है। तो कंपनी के हिसाब से इस लेटेस्ट मॉडल ने एक्यूरेसी और रेलेवेंसी में नए इंडस्ट्री बेंचमार्क्स को अचीव कर लिया है। इस मॉडल को ट्रेन किया गया है कोलोसिस नाम की डाटा क्लस्टर पर, जहां एक साथ 2 लाख NVIDIA H100 GPUs का इस्तेमाल हुआ है। मतलब अगर कंप्यूटर पावर की बात करें तो ये इसकी जो क्षमता है, इसकी जो कैपेसिटी है, वो किसी रॉकेट से कम नहीं है। पर फिर भी ये एआई पावर के मामले में जो मेटा है उससे कम ही है, क्योंकि मेटा के अंदर 6 लाख GPUs यूज किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी ग्रोक ने कुछ एआई परफॉर्मेंस टेस्ट में बहुत जो है अच्छा स्कोर अचीव किया है, हाई स्कोर अचीव किया है। फिर चाहे वो ARC AGI टेस्ट हो या फिर ह्यूमैनिटी लास्ट एग्जाम, जिसमें लगभग 250 के करीब 2500 के करीब जो है क्वेश्चंस होते हैं, और वो भी अलग अलग सब्जेक्ट्स पर होते हैं। एलन मस्क का कहना है कि ये एआई अब मैथ और फिजिक्स जैसे मुश्किल सवालों में गलती नहीं करता है, बल्कि खुद सवालों की गलती भी पकड़ लेता है। पर क्या ग्रोक 4 चैट जीपीटी और मेटा के पावरफुल एआई से compete कर पाएगा? क्योंकि आज अगर देखें तो जैसे सर्च इंजन का मतलब गूगल होता था, वैसे ही एआई टूल का मतलब आज के टाइम में चैट जीपीटी है। और ग्रोक 4 को एआई से compete करने के लिए एक्स प्लेटफॉर्म से बाहर आना होगा, जैसे कि मेटा को भी मेटा के प्लेटफॉर्म से बाहर आना होगा। बट चैट जीपीटी ऑलरेडी पॉपुलर हो चुका है, लोग उसको सर्च करके उसके अंदर जो है बेसिकली सभी तरह की सर्चेस कर रहे हैं। अब एक्स के नए एआई मॉडल ने कुछ टेस्ट में टॉप किया है, लेकिन इसके पुराने मॉडल ने कंपनी को थोड़ा शर्मिंदा भी किया है। शायद यही वजह है कि एक्स की सीईओ लिंडा याकारिनो ने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। पर लिंडा के रिजाइन से ज्यादा जो चर्चा है वो इस बात को लेकर है कि जब उन्होंने रिजाइन की अनाउंसमेंट की तो उनकी प्रोफाइल से ब्लू चेक हटा दिया गया। उनका रिजाइन क्या ग्रोक की गलतियों की वजह से था, मतलब ऐसा कुछ पब्लिक डोमेन में नहीं आया है, लेकिन ये एक रीजन हो सकता है। इसके साथ ही ये भी इम्पोर्टेंट है कि पिछले कुछ टाइम से एक्स पर जो है वो यूजर्स की जो नंबर है वो लगातार कम होता जा रहा है। इवन मेटा का जो थ्रेड है वो एक्स की तरह का एक प्लेटफॉर्म है, वो भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और बहुत मतलब लेट से आने के बाद भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। और मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बताऊं कि एक्स की तरह के काफी सारे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, जैसे कि ब्लूज का एक प्लेटफॉर्म है, वो भी बड़ा पॉपुलर हो रहा है। इसी तरह से मैस्टेडोन नाम का आई थिंक इफ आई प्रोनाउंस इट राइट, तो वो भी एक प्लेटफॉर्म है, वो भी पॉपुलर हो रहा है। और मेटा ने तो थ्रेड ऑलरेडी निकाल ही दिया है। तो एक्स की तरह के सिमिलर जो प्लेटफॉर्म है वो भी काफी आ रहे हैं, और एक्स की पॉपुलैरिटी कम हो रही है। कई जगह पर एक्स को जो है ना वो कुछ कंट्रीज में केसेस को भी फेस करना पड़ रहा है। तो वो भी एक मतलब एक उनके लिए एक प्रॉब्लमेटिक है, उनका रेवेन्यू उससे बेसिकली जो है वो कम हो रहा है। अब लिंडा का जो ब्लू टिक स्टेटस है वो हालांकि वापस आ चुका है, लेकिन ग्रोक एआई की गलतियों की वजह से कंपनी ने इसे भी ऑफलाइन कर दिया है। अब अभी जो आप देखेंगे थोड़ा टाइम के लिए इसको ऑफलाइन कर दिया गया है। तो ग्रोक ने ज्यूज कम्युनिटी के खिलाफ कुछ कमेंट्स किए हैं। इससे पहले भी ग्रोक साउथ अफ्रीका में कुछ इंसिडेंट्स को लेकर विवाद खड़ा कर चुका है। अभी हाल ही में एक पोस्ट के जवाब में ग्रोक ने यहूदी लोगों के सरनेम पर मजाक बनाते हुए एवरी डैम टाइम जैसी जो लैंग्वेज है उसका यूज किया था, जो कि एंटीसेमेटिक मीम से जुड़ा हुआ है। ग्रोक ने सफाई दी है कि वो जो है सच को उजागर करने के लिए बनाया गया है, ना कि नफरत फैलाने के लिए। लेकिन 100 से ज्यादा पोस्टों में भी उसने एवरी डैम टाइम वर्ड का यूज किया, और वो भी 1 घंटे के अंदर। तो XAI ने भी इस पर अपनी सफाई दी है और इसे अनऑथोराइज्ड मॉडिफिकेशन का जो है एक नतीजा बताया है। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि ये जिम्मेदारी से बचने की एक तरह की ग्रोक कह लीजिए या फिर एक्स कह लीजिए, उसकी एक कोशिश है।
ग्रोक बेसिकली गलतियां कर रहा था, तो फिलहाल उसको हटा दिया गया है और अब देखते हैं कि ग्रोक 4 क्या करने वाला है। ठीक है, तो ग्रोक की पॉपुलैरिटी पिछले के दिनों में काफी इस तरह के जो कमेंट्स की वजह से बहुत ज्यादा रही है। तो फिलहाल ये थी इस वीक की इम्पोर्टेंट न्यूज, इसे आप सोशल मीडिया न्यूज कह लीजिए या फिर टेक न्यूज कह लीजिए। इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।